जो 2 बच्चों ने तकरीरें की, आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक दे। ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। This war is not fought in the battlefield but in the minds. Leadership at all levels is the target. Very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, हमारी सियासत, पाकिस्तान की जो सियासत है, उसमें इल्ज़ाम तराशी की जो रविश है वो कोई नई बात नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत, एलिगेशंस जो हैं, और बड़ी संगीन नौयत की जो एलिगेशंस हैं वो लगाते हैं। लेकिन कल गुजरांवाला जलसे में जो टोन, टेनर, जो अल्फाज नवाज शरीफ साहब, PMLN के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, जो उन्होंने इस्तेमाल की, अगर मैं कहूं कि इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने इदारों के सरबराह को जो है जिस तरह उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, नाम लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, उनका नाम लेके जिस तरह उनको तनकीद का निशाना बनाया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और इस पर पूरे मुल्क में शदीद गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है, जिसका रद्द अमल भी आज हमें देखने में नज़र आया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज टाइगर फोर्स के जो कन्वेंशन है वहाँ पर वो गए और वहाँ पर सख्त नाराज़ वो नज़र आए, और उनका ये कहना था कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो लगता है कि इदारों में तसादुम कराने के लिए, इदारों के अंदर जो इंतशार है, बिलखुसूस फ़ौज और अदलिया के अंदर इंतशार फैलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद वो किसी फॉरेन एजेंडा पर, किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडा पर जो है वो गामजन है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कल नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है, जिसमें नाम लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, उनको नाम लेकर जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, तो ये वही कमर जावेद बाजवा साहब हैं जिनका 1 साल पहले आपने एक्सटेंशन पर जो है वो लब्बैक कहा, गवर्नमेंट की आवाज़ पर आपने भी लब्बैक कहा, और बगैर पढ़े आप तो इसको जो है वो साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आखिर अब क्या हो गया? अब क्या 1 साल के अंदर क्या मुख्तलिफ चीज़ें हो गई बकौल आपके? अगर ये सौगात जो है वो जनरल कमर, अगर इमरान खान साहब को जो रेफ़र कर रहे थे कि सौगात जो है ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आप लेकर आए हैं, तो आपको जवाब देना होगा। तो फिर क्या मुख्तलिफ क्या हो गया? पिछले 1 साल में क्या चीज़ें बदल गई, जिससे बहुत सारी चैमगोइयाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं, चैमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई डील होने वाली थी, कोई जो रियायत है वो एक्सपेक्टेड थी, नहीं मिली, इसलिए टोन में इतनी तलखी आ गई है, या फॉरेन एजेंडा पर गामजन है। बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो बात हो गई कल जलसे की और इसके रद्द अमल पे। अब मसला ये है कि इस वक्त मुल्क के जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं वो उनको इस सियासी टेम्परेचर क्योंकि इतना बड़ा हुआ है, तो इसमें वो ओवरलुक हो रहे हैं। हमारा दुश्मन एक दफ़ा फिर से जो है वो एक्टिव है। बलूचिस्तान में आप देख लें जो गुज़िश्ता 2 रोज़ में हो रहा है, साथ ही साथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आप देख लें 14 सिक्योरिटी एहलकार हमारे अब तक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, साथ ही साथ 7 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि सियासत चल रही है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहाँ पर चल रही है, तो उसमें वो कहीं पीछे रह जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत महंगाई का जिन जो है उसे बोतल में काबू करने का तो बहुत कहती है, और कहती है कि जी हम काबू कर लेंगे, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट्स, दावे जो हैं वो दावों की हद तक ही रह गए हैं। ज़्यादा आपको इसका जो है वो अमलन कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर हम अपने स्टेटिस्टिक्स नहीं और अपनी बात नहीं, अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आज उनका जो वीकली सर्वे है वो आया है, जिसमें बताया गया है कि 0.45% यानी कि ऑलमोस्ट 0.5% जो है वो पिछले हफ्ते से महंगाई बढ़ गई है। और अगर हम इसका ओवरऑल जो है वो जायज़ा लें तो आपको ये नज़र आएगा कि जस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तकरीबन 2.5% महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो हो क्या रहा है? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन माज़िद के साथ कोई वाज़े लाए अमल जो है वो नहीं नज़र आया। शायद सारा इन्हिसार जो है वो टाइगर फोर्स पे है। तो ये भी बात करेंगे कि हो क्या रहा है, हुकूमत क्या कर रही है और ऑपोजिशन क्या चाहती है। ये इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें कमल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं। कुछ ही देर में हमें
जनरल बल्कि जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। जनरल कादिर साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कल बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और बकौल उनके मैंने जैसे पहले कहा कि उनको कहा गया कि इमरान खान साहब की जो सौगात है, ये आप लाए हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इनकी जो नॉन डिलीवरी है उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये वही कमर जावेद बाजवा साहब हैं जिनकी एक्सटेंशन का एग्जैक्टली 1 साल पहले आपकी जमात बगैर पढ़े जो है वो साइन करने के लिए तैयार थी। तो इस 1 साल में सर क्या हो गया? मतलब एकदम से अब ये सारी चीज़ें कैसे नज़र आने लग गई? 1 साल में क्या चीज़ें मुख्तलिफ हो गई? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर मैं एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर होने के नाते मेरा ताल्लुक फौज से बहुत गहरा है। और जहाँ तक रह गया मियाँ साहब के कमेंट्स का, जहाँ पर वो मुल्क में जो कुछ भी खराबियाँ हैं उस खराबियों की जिम्मेदारी उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर डालने की कोशिश की, वो तो अपनी जगह पे, मैं कमेंट्स नहीं करूंगा इसके ऊपर। वो जो आपने बात की थी सपोर्ट की, कि जनरल साहब की एक्सटेंशन को सपोर्ट किया था हमारी पार्टी ने भी, वो बुनियादी तौर पर जनरल साहब की एक्सटेंशन की सपोर्ट नहीं थी, वो एक कानून था और उस कानून में गुंजाइश पैदा की गई थी तमाम आने वाले चीफ्स के ऊपर, मौजूदा चीफ और आने वाले चीफ्स के ऊपर। अगर हुकूमत चाहे तो एक टाइम की एक्सटेंशन उनको दे सकती है और वो एक कानून था, उस कानून को सपोर्ट किया है। उस कानून का ताल्लुक डायरेक्टली जनरल बाजवा साहब से लगाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। ठीक, अच्छा सर, 2 चीज़ें, एक तो ये कि कानून, बिल्कुल आपने कानून में गुंजाइश पैदा करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिशरी जो हैं वो कमर जावेद बाजवा साहब थे और आपके अब जमात के जो कायद हैं वो उनको ही इज़ होल्डिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो फिर सवाल तो ये उठता है ना कि अगर आप समझते हैं कि एक आदमी इस मुल्क में जो बिगाड़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता है कि बेनिफिशरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वही होंगे, तो उस पर आप अपना लाएमल जो है वो बदल भी सकते थे, लेकिन आपने बगैर पढ़े जो है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने आपसे जो है वो गिला भी किया कि बगैर पढ़े आप लोग किस तरह साइन कर सकते हैं? देखें, मुख्तलिफ औकात पे बुनियादी तौर पर जो राय दी जाती है वो इंफॉर्मेशन पर बेस होती है। मुमकिन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया, उनके पास उस किस्म के इल्जामात की जस्टिफिकेशन नहीं थी या इंफॉर्मेशन नहीं था जो कि मियाँ साहब अभी बता रहे हैं, और उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने उस वक्त पार्टी ने सपोर्ट किया और बगैर किसी शर्त शरायत के सपोर्ट किया। तो ये भी एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मियाँ साहब के नॉलेज में आई है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो कुछ कहे उन्होंने लास्ट नाइट कहा है और आइंदा कहेंगे, इसके लिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उनसे डायरेक्ट अभी तक कोई ताल्लुक नहीं रहा है। पिछले 2-3 साल से मेरी बात नहीं हुई है। सही, वो बाहर है, हम यहाँ पर है, राइट, पार्टी से हमारा ताल्लुक है जी, लेकिन वो इंटीमेसी नहीं है जहाँ पर जस्टिफिकेशन हमारे पास उसके लिए हम उनसे सबूत मांगे या उनसे डिस्कशन करें और भी कन्विंस हो। आपकी बात, आप कथा कलामी की माफ़ी, अगर मैं आपकी बात ये मान भी लूँ जो आप कह रहे हैं कि शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन की बिना पे किया हो, तो खलाई मखलूक का नारा तो जो है वो बहुत देर से लगाया जा रहा था, सेलेक्टर्स का नारा बहुत देर से लगाया जा रहा था, लेकिन मैं आपकी इस बात पे आऊँगी जो आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता, बुनियादी तौर पर मैं एक सोल्जर हूँ। मैंने अपने इब्तिदाई में भी यही बात की कि बहुत गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है कि क्या ये कल बातें हुई, किस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया। सर, आपकी पार्टी में मजमूई तौर पर अगर देखें तो जो भी जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो इदारे जो हैं वो नज़र आते हैं। क्या ये आपका एक इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू है या ये प्रेवलेंट है आपकी पार्टी में? कल लोग खुश नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं इस बात को खुल के कहूँगा कि हमारी पार्टी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, बशमूल मियाँ नवाज शरीफ के, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को या फौज से उनको फौज को सपोर्ट न करते हों और फौज की मुखालफत करते हों। हम सब फौज को, हम अपने फौज से प्यार करते हैं, हम अपनी फौज की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते हैं। इवन कल रात भी मैंने तकरीर नहीं सुनी थी, मैं सो गया था और सुना है कि मियाँ साहब ने बहुत तारीफ की थी फौज की कुर्बानियों का। रिसेंटली जो बलूचिस्तान में और KPK में हुए थे उनकी उन्होंने तारीफ की थी। इससे पहले भी उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम अफवाज के
अफराद को जो आईन पाकिस्तान के ऊपर अमल करते हैं, उनको हमारा सलाम है, उनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते हैं। कोई किसी भी मुल्क में कोई भी शख्स फौज की मुखालफत का सोच ही नहीं सकता है फौज की मुखालफत है। इंडिविजुअल के साथ इख्तिलाफात हो। अगर मैं आपसे बिल्कुल ठीक सर, लेकिन जी प्लीज, इंडिविजुअल्स के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, रिमेंबर माय दिस वर्ड। लेकिन जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, देयर इज नो क्वेश्चन, आज मैं जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान फौज की वजह से हूँ। पाकिस्तान फौज ने मुझे ये पोजीशन दी जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रॉब्लम मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिली कि मैं 2 मरतबा कौमी असेंबली का मेंबर भी बना। मैं शायद अगर जर्नल ना होता, इस पोजीशन भी ना होता, शायद मुझे इतनी अहमियत न मिलती, और मुझे कैबिनेट की स्लॉट भी मिली, वो भी फौज की वजह से थी। सर, 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो ये कि जो उनका मौक़िफ़ है आप कह रहे हैं उस पर आप कमेंट नहीं करना चाहते, सो आई वोंट, मैं उस पर नहीं करूँगी, लेकिन आपके ऊपर भी गुज़िश्ता जब 2 हफ्ते पहले जो गद्दारी का मुकदमा बनाया गया उसमें आपका नाम भी, आप भी नामजद थे क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में आपने जो है वो शिरकत की, तो बगावत का मुकदमा जो है वो बनाया गया, उसमें आपका नाम भी था बीच में। आपने उस वक्त भी नहीं पूछा, या जो भी नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, आप बुनियादी तौर पे जो मुल्क में इस वक्त चीज़ें जिसकी वो इक्कासी कर रहे हैं अपनी तकरीरों में, आप लोगों के साथ जो बातें कर रहे हैं, आप उससे अग्री करते हैं? आप उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शामिल थे? किस चीज़ को? हमारी पार्टी के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान का उन्होंने एक था ना वो पोर्शन पढ़ा जिसमें ओथ होता है, हमारा ओथ है, जिस वक्त हम फौज में भर्ती होते हैं ओथ लेते हैं, और वो जो हमारे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन से मुतालिक वाइल इन सर्विस, वो पोर्शन उसने पढ़ा और उसने कहा कि ये है रोल मुल्क का और ये होना चाहिए। हम सलाम करते हैं हम तमाम लोगों को जो इसके ऊपर अमल करते हैं, और फिर मुख्तलिफ इलाकों के नाम लेते रहे, और उसकी खिलाफ वर्जी करने का मेरे ख्याल में आज भी आइन की खिलाफ वर्जी की अगर बात हो जाती है तो इवन आर्मी चीफ भी उसको ये नहीं कहेंगे कि उसकी मुखालफत करेंगे, वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। मुझे जरा इजाजत, सर अगर इजाज़त दें, मैं ज़रा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की जानिब जाती हूँ। जनरल साहब, अब आपने अभी जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, मैं उनको बार बार जो है वो इस पर एजिटेट नहीं करना चाहती, वो इस पर कमेंट नहीं करना चाह रहे, और बहुत सारे PMLN के अंदर इस तरह के लोग हैं जो इस पे जो कल का जो सारा नैरेटिव है उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि यही 2 बड़ी जमातें हैं जो PDM का हिस्सा हैं, तो वहाँ से भी ठीक है, बिलावल साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो नवाज शरीफ साहब की ज़बान से बहुत मुख्तलिफ थी। दे वो स्टिल एक वो गार्डेड किस्म की उनकी जो है वो ज़बान थी, उन्होंने इस तरह खुल के जो है वो नाम नहीं लिए, तनकीद का निशाना नाम लेकर जो है वो नहीं बनाया। आप इस PDM का क्या फ्यूचर देखते हैं, जहाँ एक तरफ अब्दुल कादिर बलोच जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है? व्हाट फ्यूचर डू यू सी ऑफ दिस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट? देखिए, जनरल कादिर मेरे सीनियर भी है और मैं उनकी बात सुन रहा था, बहुत मैच्योर और बड़ी संजीदा उन्होंने बात की है, और मैं मस्ट अप्रिशिएट जो बात कर रहे हैं वो, और जो मैं वो सुन रहा था जो बात नहीं की उन्होंने बात बड़े वाज़ेह कर दिया कि ये जो बयानिया तरतीब देने की कोशिश की जा रही है और जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ को और DISI को निशाना बनाया जा रहा है, वो उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। वो शख्स इस चीज के साथ खड़ा नहीं हो सकता। जो फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म है जनरली, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी, अगर आप देखिए जब ये लेटेस्ट PMA पासिंग आउट परेड में उन्होंने कैडेट्स को भी बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हम ये गलती कर रहे हैं और उस गलती से आपकी इस्लाह हो सकती है तो उसको सुनिए, उस पर गुस्सा मत कीजिए, उसके साथ रिएक्ट मत कीजिए उसके ऊपर। क्लियरली इवन ही रियलाइजेस कि भाई ये जो फौज के ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के अंदर से है, हम भी सब इसी खमीर से, हमारी मिट्टी इसी से उठे ना लोग, सारा हमारा खमीर इसी मिट्टी से है, पिछला रहे हैं, मैं फौजी हूँ, मैं जर्नैल हूँ, मेरा भाई सिपाही है, ये तो इसलिए वो हम सारी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ये खुशाइन चीज है कि हमारे अवाम आम तौर पर इस चीज को ऐसे समझते हैं, बल्कि अपनी फौज से प्यार भी बेइंतहा है। और जहां तक जनरली हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक है,
اس میں بھی میں क्रॉस द बोर्ड सब की बात नहीं करता, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब जो लेके चल रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो समझदार और पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ पोलिटिकल लीडर्स तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के दौर में, खास तौर पे जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, कि जो आज के दौर में जो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं वहाँ पे सबको एक साथ मिलके बैठ के सर जोड़ के ही फैसले करने पड़ते हैं। कोई हुकूमत के कोई विंग खास तौर पे फैसले इस में नहीं कर सकता। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का जो बातचीत है, उनका गुस्सा है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, एक तो मैं बड़ी दुख इस बात का था कि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर का जो रवैया था वो उसमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक किस्म की मुझे नफरत नजर आई, हेट फ्रैंकली स्पीकिंग। और मेरा अपना तजुर्बा ये है और जो मैं इस उम्र में अभी तक समझा हूँ कि हेट एक्चुअली कंज्यूम्स द वन हु हेट्स, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये बड़ी एक दुख भरी चीज है पाकिस्तान के लिए कि हमने 3 दफा उनको अपने सर का ताज बनाया है। मैं खुद उनका वोटर रहा हूँ और उनको हम सपोर्ट करते रहे हैं। अगर वो इस रवैये पर उतर आए हैं तो ये उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए खतरनाक तो है। इसमें जो सबसे खतरनाक चीज तो देखिए ना, जब आप फौज के अंदर ये आप तासुर देना चाहें कि बाकी फौज तो बहुत अच्छी है लेकिन जो लीडरशिप है वो खराब है। अब लीडरशिप हर स्टेज पर मियां नवाज शरीफ के उनके साथ मसाइल रहे हैं और चंद की वजह तो मैं जानता हूँ, आप नहीं जा सकते। तो क्या क्रॉस द बोर्ड जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो के आता है वो मेजर तक कहाँ तक मियां साहब को पसंद है, उससे आगे पसंद नहीं आते उनको जी। और अगर ये जो तफरीक है, और जनरल कादर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये अगर फौज में जो लीडरशिप है उसके और जो रैंक एंड फाइल के दरमियान अगर किसी किस्म का भी जरा सा भी शक पड़ता है तो वो चाहे वो लीडरशिप का अपने रैंक एंड फाइल पे हो या रैंक एंड फाइल का अपनी लीडरशिप पे हो, तो इस कदम के जो डाउट्स हैं वो आपके जो मिशन अकॉम्प्लिशमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इस किस्म की बात करने से पहले मियां साहब से खास तौर पर मुझे उम्मीद है कि ज्यादा बेहतर सोच के बात करते, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो बात नहीं कर रहे। राइट, जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आगे, जिसकी आई थिंक यही वजह है जो आप रैंक एंड फाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी की वजह से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये इदारों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के अंदर, अदलिया के अंदर कुछ लोगों के नाम लेके जो है वो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। शैला रज़ा साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। क्या शैला साहब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी शैला साहबा, मुझे आपसे ये पूछना है कि कल जो कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की वो नवाज शरीफ साहब से बहुत मुख्तलिफ थी। जिस तरह बिलावल साहब ने लोगों का नाम लिया, अशखास का नाम लिया, DGISI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्या आपकी पार्टी उससे अग्री करती है? क्या आप भी इस पे जो है आप यूर ऑन द सेम पेज विद नवाज शरीफ साहब? अच्छा देखें, इत्तफाक़ ये है कि हमने नवाज शरीफ साहब की तो स्पीच सुनी नहीं, टीवी ने उन्हें दिखाया नहीं, हमने जो कुछ वहाँ पे सुना हमने टीवी के ज़रिए सुना। अब बात सिर्फ इतनी है कि PDM का एक 26 पॉइंट पे मुश्तमिल, जिसमें पहला पॉइंट तो ये है कि PDM इसलिए बनी, एक बयानिया है और हम उस बयानिए पे कारबंद हैं और इसके साथ साथ उस बयानिए में जो बात है वो यही है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आइन के हुदूद में चलना चाहिए और तमाम लोग आइन की पासदारी के पाबंद हैं, तमाम इदारे, एक एक फ़र्द। तो जहाँ तक ये बात है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब किसने क्या इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम। मैं अपने चेयरमैन के साथ हूँ और हम ये समझते हैं कि जो हमारी शिकायत है वो जाहिर है कि गैर आइनी तरीक़ों से है। ठीक है, हमें गैर आईनी तरीकों से जो इस मुल्क में आप चेयरमैन से बहुत क्लोज हैं, तो क्या चेयरमैन साहब ने आपको बताया नहीं कि क्या बात हो रही थी, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI का कैटेगोरिकली नाम लेके जो है वो बात की गई? मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कहती हैं, नाम लेके कहा गया कि इमरान खान साहब को लाने वाले कमर जावेद बाजवा साहब आप हैं, बिजली बड़ी है, आप जवाब देंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ और आपको नहीं मालूम कि मैं क्या जवाब दे दूँ और क्या बोलूँ,
تو لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایک پاور ہے کہ آپ اس میں ایک بیپ ڈال دیں گی میری بات کو روکنے کے لیے. لیکن ایک اسٹیج پہ جو جلسہ ہو رہا ہے جس کی میزبانی PMLN کر رہی ہے تو وہاں سے اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو ہر لیڈر نے اپنے اپنے ذمہ داری پہ اپنی بات کی ہے, اور جو بات کی ہے میرے چیئرمین نے وہ یہی کی ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہو, تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں, اور یہی ایک بہترین راستہ ہے اور یہی راستہ ہے. بالکل. چلیں, آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ تو ایک براڈلی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی نام لے کے کہا ہے, تو میں یہ مان لیتی ہوں اس وقت کہ آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی, اس پہ نہیں میں پوچھوں گی آپ کو. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر جس طرح ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے نام لے کے جو ہے وہ جی کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے نہیں سنا, ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. لیکن نواز شریف صاحب اگر اب بات کر رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب, سننے والی بات تو کسی نے بھی نہیں سنی. چلے نہ سننے والی, ویسے ہم نے بھی نیٹ سے ہی دیکھا. جی ہم نے بھی نیٹ سے ہی دیکھا, تو آپ بہت باخبر خاتون ہیں. میں ماننے ویسے ذرا ماننا مشکل لگتا ہے مجھے تھوڑا سا کہ آپ نے نیٹ پہ بھی نہیں دیکھا, بٹ اگر مجھے یہ بتا دیجئے کہ آبجیکٹیولی اسپیکنگ جس طرح قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بات ہو رہی تھی, آپ ہی کی پارٹی پچھلے سال جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو آپ لوگوں نے تنقید کی تھی PMLN پہ کہ آپ نے بغیر پڑھے جو ہے وہ آپ سائن کرنے جا رہے ہیں. ڈونٹ یو فائنڈ اٹ اسٹرینج کہ اسی آدمی جو ڈائریکٹلی اس کا بینیفیشری تھا, باقاعدہ مطلب گو کہ ایک براڈلی اسپیکنگ ایک جو ہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, لیکن ڈائریکٹ بینیفیشری امیڈیٹ بینیفیشری اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو اس وقت ایک سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی, اب جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ اس حد تک بنایا جا رہا ہے. کچھ عجیب آپ کو لگتا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں کوئی عجیب بات نہیں ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس تقریر کو نہیں سنوں گی, لیکن میں کراچی کی انفارمیشن سیکٹری ہوں, اور مختلف چینلز جو ہے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں 10:30 کے بعد سے گھر نہیں گئی ہوں اپنے, اور مستقل کسی نہ کسی جگہ ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو 26 نکاتی ایجنڈا بنایا ہے اس میں جو ہے ہم نے جو بات کی ہے اس میں ہم نے فرد واحد پہ بات نہیں کی ہے, اس میں ہم نے بات کی ہے جو آج تک پاکستان میں پاکستان کی تاریخ ہے جس میں کیا کیا کس کا کردار ہے اس کی روشنی میں. اب کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ اپنی طرح سے جو بات کر رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے دور حکومت میں ان کے ساتھ جو گزرا وہ ہمیں ایک الگ تاریخ نظر آتی ہے. لیکن جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے تو اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے مفاد کے لیے طالبان کے مذاکرات جو تھے, جس کو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات والے لوگ نہیں ہیں, کل ہی ہم نے اتنا بڑا جانی نقصان اٹھایا ہے, ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے. ہم اس وقت جو ہے وہ ایکسٹینشن کو بھی سمجھتے ہیں. البتہ جب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. رائٹ, آپ نے یہ بات بہت اچھی کی. آگے چلتی ہوں. شہلا صاحب نے کہا جی ہم فرد واحد پہ بات نہیں کر رہے, یہیں پہ آپ کو ڈفرینس آف اوپینین دونوں پارٹیز کے اندر نظر آیا تھا. دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, جو میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بات کر رہی تھی. کمل صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. لیکن پروڈیوسر صاحب, کمل صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے ان کے ساتھ الائڈ پارٹی ہے, شیخ رشید صاحب ہیں, ہمارے ریلوے منسٹر بھی ہیں, انہوں نے کیا فرمایا ذرا پہلے وہ سنوا دیں, پھر کمل صاحبہ سے اس کا پوائنٹ آف ویو لوں گی اس پہ. نواز شریف صاحب, آپ کا سیاسی جنازہ آئے گا, آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی. نواز شریف وہ کھیل کھیل رہا ہے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کے اندر پاک فوج کے خلاف بات کی جائے. دشمنوں کی زبان بن گئے ہیں یہ. الطاف حسین نمبر 2 کا نام نواز شریف ہے. اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے. نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی لگا لے. یہ نون لیگ ٹوٹ کے رہے گی اور کوئی وجہ ہی نہیں کہ نون سے شین نہ نکلے. کمل صاحبہ, شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اندیا دے رہے ہیں بین کا, تو کیا اس پہ جو ہے وہ کچھ سوچا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر جس طرح شیخ صاحب بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماریا. میں نے اب 4 لوگوں کی بات سنی ہے, مجھے موقع دیجیے گا میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر سکوں. دیکھیں, میں شیخ صاحب کی جو بھی رائے ہے احترام کرتی ہوں, لیکن میں انڈورس کروں گی وزیر اعظم پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کو, اور انہوں نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آج اپنا سٹانس دیا, اور وہ ہماری پارٹی ہماری گورنمنٹ سب کا ایک ہی وہی سٹانس ہے.
سب سے پہلے میں 2-3 باتیں کہوں گی. جنرل قادر بلوچ صاحب کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کہ میرے فادر بھی آرمی سے تعلق رکھتے تھے اور ہم اکٹھے رہے ہیں. میں ان کو انکل ہی کہتی ہوں, میری بہت ان سے رسپیکٹ ہے. اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ اس وقت کس تکلیف کا شکار ہے, کیونکہ کسی نہ کسی طرح میرے اندر فوجی خون موجود ہے. میرے کیونکہ والد صاحب سولجر تھے اور آرمی کی وردی پہنتے رہے, اور میں بڑا پراؤڈلی بتاتی ہوں کہ میرا باپ کا تعلق فوج سے تھا. اور میرے اندر جو ایسا خون کھول رہا ہے نا, جو میں نے زبان کل سنی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جنرل صاحب نے جو بات کی, دوسرے جنرل صاحب جو آنریبل بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں اس کو انڈورس کروں گی. قادر بلوچ صاحب کیونکہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی ریسٹرکشنز ہے, بٹ میں اوپنلی بات کروں گی کہ ان لائک پولیٹیکل پارٹیز اور ان لائک زرداری اینڈ شریف فیملی, فوج میں کوئی بندہ ڈائریکٹ جنرل اپوائنٹ نہیں ہوتا, اور فوج میں کوئی بندہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے نہیں آتا ہے, نیچے سے سب کو گزر کے اوپر جانا پڑتا ہے. اس لیے ان کے بیچ میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اگر کسی نے جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کی, اس نے فوج کا جو آخری سپاہی بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت مورچوں میں, اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے. اور اگر اس نے ڈی جی آئی ایس آئی پہ تنقید کی ہے, تو آپ سمجھے کہ پوری فوج کی جتنی ایجنسی سب کام کر رہی ہے, چاہے وہ نیشنلی کر رہی ہے, انٹرنیشنلی کر رہی ہے, ان کو سب کو آپ نے کوسچن مارک لگایا ہے. اور اس کی وجہ سے تمام فوج کے ہر رینکس میں ایک غم و غصہ گیا. اور ظاہر ہے کہ کوئی ایک فوجی جو ہوتا ہے وہ پاکستان سے کوئی آئسولیشن میں کوئی ان کے بقول خلائی مخلوق نہیں ہے. اگر میرا باپ فوجی تھا تو ہم 6 لوگوں کی فیملی کسی نہ کسی طرح فوج سے کنیکٹڈ ہے. اسی طرح جو لوگ فوج سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, وہ سب اس وقت تکلیف کا شکار ہے. میں اس لیے سخت الفاظ میں کنڈیم کروں گی. اور شیلا رضا صاحبہ جتنی اس وقت لا علمی کا شکار ہوئی ہے, مجھے حیرت ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, موبائل پہ ایک ایک چیز آتی ہے. یہ کلپس کل سے شام سے چلنے شروع ہو گئے ٹویٹر پہ, ان کے اپنے ہی کسی اکاؤنٹ پہ 10 دفعہ لوگوں نے پوسٹ کیے. کھولیے اور دیکھیں, بھی آپ کو ساری بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ہر لیڈر الگ ہے, جب آپ نے ایک جوائنٹ فورم بنایا, اس کا ایک پریزیڈنٹ بنایا, اور کل چیئرمین انہی کا ہی بول رہا تھا, فلانا پریزیڈنٹ, فلانا انفارمیشن سیکٹری, فلانا سیکٹری جنرل, فلانا فلانا. ایک آپ نے پارٹی بنا دی ہے پاکستان نان ڈیموکریٹک پارٹی. آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا لیڈر نے جو بات کی ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. آپ کو نظر آ گیا کہ 11 مسالے کی جو فروٹ چاٹ تھی, اس کا کل ہی دیا پانچا ہو گیا. جس وقت مریم نواز نے اپنی بات ختم کر لی, ان کے ساتھ آیا ہوا کراؤڈ چلا گیا. جس وقت بلاول نے بات کر لی, اس کے ساتھ آیا ہوا کراؤڈ نکل کے چلا گیا. اور جو ان کا صدر بنا ہوا ہے وہ 12واں کھلاڑی مولانا صاحب, اس کے ٹائم پہ کوئی بندہ ہی نہیں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. اور ریزن کیا تھی کہ جن لوگوں کو یہ گھیر گھار کے لائے تھے, جب انہوں نے فوج کی اتنی انسلٹ ہوتی ہوئی دیکھی تو ان کے اندر بھی وہ صبر تحمل نہیں رہا اور چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے اس وقت اس ٹائم پہ پاکستان میں, جس وقت انٹرنیشنلی لوگ اسرائیل کو بہت ساری اسٹیٹس ایکسپٹ کر رہی ہیں, آپ اس وقت انڈیا کا چارٹر لے کر سامنے آ گئے ہیں. آپ اس وقت ملک کے عدالتوں کے اوپر, آپ اپنے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر وہ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کوئی بڑے بڑے شگاف پھیل جائے. سوری مسٹر نواز شریف, یہ نہیں ہوگا اس ملک میں. اور محترمہ مریم صاحبہ, آپ ایک کنوکٹڈ کرمنل خود بھی ہیں, اور ایک کنوکٹڈ بھگوڑے کرمنل کی بیٹی ہوتے ہوئے پورے پاکستان کی سیاست کو اور پورے پاکستان کی سالمیت کو اپنے حصے کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے ایک سائڈ پہ نہیں لگا سکتے, اور نہ یہ ہم اب ہونے دیں گے. یہ سیاست کے نام پہ اور سیاسی ڈیموکریٹک آزادی کے نام پہ ہمیں بھی ٹائم دے دیں. آرٹیکل 6 شیلا صاحبہ ایک منٹ حوصلہ کریں, 1973 کا آئین آرٹیکل 6 بتاتا ہے. میں ماریہ صاحبہ سے بات کر رہی ہوں, میں ماریہ صاحبہ سے کہہ رہی ہوں اگر ایسے تقریریں کرانی ہے تو میں اسٹیج پہ چلی جاتی ہوں. فالو کرنا ہے. جی ٹھیک, اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد کمل صاحبہ, سوری آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ, شیلا صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لوں گی. بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کمل صاحبہ آپ اپنی بات ختم کریں, پھر میں شیلا صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے. جی میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس پی ڈی ایم کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے, اور اگر یہ پاکستان میں انتشار بنانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, کیونکہ ایک تحریک تو ان کی کرپشن بچاؤ تحریک ہے, سارے چور اکٹھے ہو گئے جو پہلے پرائم منسٹر نے آج سے 10-11 سال پہلے پریڈکشن کی تھی. لیکن اگر یہ ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے, جو نون لیگ کے چیمپئن محترم نواز شریف کا ہمیشہ سے ایک خاصا رہا ہے,
तो इनको मजीद गुंजाइश नहीं मिलेगी। फिर जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसी बात है नहीं, लेकिन वो हो भी सकती है, क्योंकि हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि स्टेट को आप ऑन स्टेक करें, पॉइंट आ गया, अपनी जात बचाने। राइट, आपका पॉइंट आ गया जी। शहरा साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जी शहरा साहब। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अगर कोई आज का मेरा ट्विटर अकाउंट देखे तो एक ट्वीट हुआ हुआ है। मैं बेखबर वाली नहीं हूँ खातून, लेकिन मसला ये है कि मुझे आज काम है। हुकूमत के लोगों की तरह मैं फालतू नहीं हूँ कि 50 तर्जुमान रात से रो रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया और 50 उससे पहले से रो रहे थे कि क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कल जलसा है, हमें काम है। जहाँ तक इदारों की बात है तो हमसे ज़्यादा कौन इदारों की इज़्ज़त करना जानता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जानते थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। सबको मालूम है कि किस तरह जजेस भाग रहे थे, सबको मालूम है अदालतें क्या कर रही थी, सबको मालूम है कि ये क्यों हुआ था, किसने कराया था। लेकिन वो माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चढ़ गए और आज तक कलंक का एक दाग है हमारी अदलिया पे कि उसने अपना काम नहीं किया था सही। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले में देखें, आज़ाद अदलिया थी, लेकिन अगर आज ये अपने फवाद चौधरी से पूछेंगी तो वो कहेंगे कि गलत फैसला था, लेकिन हमने एहतराम किया। हमने एहतराम किया। 11.5 साल आसिफ अली जरदारी जेल में रहे। अगर उस वक्त की हुकूमत ने मुकदमे बनाए थे तो दूसरे इदारे क्या कर रहे थे, किस वजह से रखा। आज कहा जाता है कि वो गलत था। आज भी लंदन से बैठे मियां साहब ने मैं अपनी बात कर लूं पूरी। मैं समझती हूँ एक अच्छा, कमल साहबा देखिए, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। कमल साहबा, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इस तरह बीच में जी बिल्कुल, शहरा साहबा कंटिन्यू करें। बोलेंगी तो मुझे भी तकरीर का हक है। ये कल से सिर्फ ये पूरी हुकूमत कल से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो रही है। इनका हक है रोना, इनका हक है रोना, इन्हें अभी और रोना है और इनका हक है रोना। इदारों को जितना ज़्यादा गंदा इमरान ने किया है, पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ और सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाता हूँ और पीटीवी में घुस जाता हूँ और पुलिस को मारता हूँ, और अगर पुलिस ने कुछ किया तो मैं अपने हाथ से फांसी दो। अरे इनको पानी पिलाएं, पानी पिलाएं। वहाँ बैठी हुई हैं फिर भी इतनी। अच्छा चले जितना इन्होंने किया। मुझे एक क्लिप याद आता है, मैं उसको दोहरा देती हूँ। मैं एक क्लिप दोहरा देती हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब को उतारा गया और उन्हें बाहर उनकी फैमिली चली गई, तो उस वक्त इमरान खान का जो क्लिप है वो आपके पास ज़रूर महफूज होगा कि इमरान खान जो है वो हिमायत कर रहे थे नवाज शरीफ की और उन्होंने कहा वो क्या करें, वो मजबूर हैं। तो वो कौन से इदारों को बुरा कह रहे थे, और वो जो उससे पहले कहते थे कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, तो मैं कह रही हूँ कि कुत्ता पालते हैं और फिर उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। और वो जो अभी चले आपस में प्लीज, ठीक है, इनको खामोश करें, इनको ठीक है, चले दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, बात पूरी करूंगी, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। चुप करें, इनको चुप करें। जी ठीक है, कमल साहब इस तरह इंटरप्ट मत कीजिए, कमल साहब इस तरह इंटरप्ट मत कीजिए, इनको चुप करें, इनको चुप करें, कमल साहब प्लीज इंटरप्ट इस तरह मत कीजिए। देखिए वो इस तरह प्रोग्राम का, और यही बोलेंगी जी, यही बोलेंगी, मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगी अगर ये बोलेंगी। इनको कल से ज़ब्त नहीं है। गालिब के शेर को शिबली जो है अपने अब्बा का शेर मिस्रा कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, एक आखिरी बात कहना चाह रही थी। अभी इनके ही बंदे ने, इनके ही मिनिस्टर ने कहा कि GHQ फोन गया सियालकोट से कि मैं हार रहा हूं, और फिर उन्होंने जिता दिया, राइट, चलिए आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट ठीक है, दोनों का पॉइंट आ गया। क्या जनरल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं? और ये इतना बौखला गए कि शिबली साहब को इस्तीफा देना था, ठीक है, उन्होंने चुरा के कहा मेरे अब्बा की आदत हो गई है हुकूमत। अच्छा चले आपका पॉइंट आ गया, चले ठीक है शहरा साहब, बस ठीक है शहरा साहब, ठीक है, पॉइंट आ गया ना। मुझे जरा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ जाने दीजिए। जनरल साहब, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सब मेंबर्स के लिए जो हम सब पार्टिसिपेंट्स, जी चले मुझे इजाज़त दे दीजिए, दोनों से रिक्वेस्ट है। जनरल साहब, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जनरल कादिर बलोच साहब को जो है वो फ़ोन मिलाया जा सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका रद्द अमल जो है, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो काफ़ी जो है वो नाराज़ हैं। जो कल बातें हुई इससे तो यही लग रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट, वो फ़ोन पे नहीं आना चाह रहे, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू उतना नहीं देना चाह रहे, मज़ीद प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि जो बातें नवाज शरीफ साहब ने कल की, ठीक है, कल फ़र्द वाहिद की जो है वो नाम लेके वो बात करते रहे, लेकिन मोर और लेस इसी तरह की बातें जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तब भी हुई थी, बहुत सारी इसी तरह की बातें बाहर बैठ के नवाज शरीफ साहब करते थे। क्या आप नहीं समझते ये जो डिस्कोर्स है इसको मुल्क के अंदर जो है वो होना चाहिए,
ताकि ये जो एजेंडा पुशिंग का जो इल्ज़ाम लगता है, फौरन एजेंडा पुश कर रहे हैं, वो ना लगे। अगर उन्होंने बातें करनी है तो मुल्क के अंदर बैठ के ये बातें करें, बजाय इसके कि बाहर बैठ के करते हैं। फिर ये लगता है जी पता नहीं किसी दोस्त ममालिक का है, किसी फलाने का है, बहुत सारे इल्ज़ामात चमगोइयाँ बहुत सारी हो रही हैं। देखिए, लोग तो अब उन्हें अल्ताफ हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं कि ये नया अल्ताफ हुसैन बन रहा है, और ज़बान खल्क जो है वो बड़ी खतरनाक है इस सिलसिले में। तो उसको नकारा खुदा समझते हुए शायद दुनिया इस तरफ चली पड़े, मैं ये मान ही ले इस चीज को भी। बात मुल्क के अंदर होनी चाहिए, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के 3 दफा के वज़ीर आज़म है, जिस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त बात करते हुए, क्योंकि बड़ा मशहूर है कि जो आपको बाद में याद आए तो वो थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये अगर भाई एक दफा की बात नहीं है उनका, देखिए कोई ऐसा आर्मी चीफ जिससे उनका झगड़ा ना हुआ हो, मुझे नहीं याद पड़ता कोई हो। और ज्यादातर आर्मी चीफ ने खुद ही लगाए, उनके साथ उनका झगड़ा चलता रहा उनका। और मैं जाती तौर पे ये जानता हूँ कि उन्होंने, मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लंबा किस्सा है, मैं बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन उन्होंने दी है इसकी। ना सिर्फ नवाज मरहूम को जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की उनको पोलिटिसाइज करने की, ये इस स्टोरी दैट सुननी चाहिए। लेकिन बात देखिए क्या है, बात कर क्या रहे हैं वो, बात कर क्या रहे हैं, अपना माजी क्या है और सच कितना बोल रहे हैं, कौन सा वो सच है जो बोल नहीं रहे वो। यही जनरल बाजवा थे ना, जब इनको चीफ बनाना था तो यही कह रहे थे ना कि ये जनरल बाजवा ने जी, यही नून लीग सारे कह रही थी कि जब 2014 के जलसों जब धरने हो रहे थे, जनरल बाजवा ने जमहूरियत की बड़ी हिमायत की थी, जमहूरियत पसंद है, बड़ा सा कुछ हो रहा था। आज गुस्सा क्यों उनको चलना शुरू हो गया, और गुस्सा इतने से बात क्यों हो रहा, और गुस्सा अचानक क्यों हुआ है। अब देखिए ना, 11 महीने तो उनको हो गए जब सो कॉल्ड इलाज के लिए गए हुए थे बाहर, तो ना तो इलाज हुआ, लेकिन गुस्सा उनको हुआ, और अचानक क्यों हुआ, ये वो क्या चीज हुई जो अचानक। अगर इजाजत दे, मैं जनरल कादर बलोच साहब भी आ गए हमारे साथ, अगर इजाजत दे मैं जरा उनसे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जनरल साहब, एक तो ये कि जो ये डिस्कशन है, कादर बलोच साहब, क्या ये मुल्क के अंदर ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये सारी जिस तरह जो एक तायुन कहा जा रहा है, हर इदारा अपने उसमें एम्बिट पे रह के काम करे, जो सारी बातें नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम ना लगे कि फौरन एजेंडा कोई पुश कर रहे हैं? नहीं, ये इस पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। आज की मीडिया के दौर में दुनिया में कहीं पर भी कोई बात हो, उसी वक्त उसी टाइम में, रियल टाइम में पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चलता है। और फिर अगर मुल्क के खिलाफ बात की किसी ने करना है तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। और एक ऐसा शख्स जो कि मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है, 4थी मरतबा अपने लिए चांस ढूंढ रहा है, उसके बारे में ये कह देना कि मुल्क के मफाद के खिलाफ और दुश्मनों की मफाद की बात करेगा, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और इस वक्त जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ वो बात कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है। कोई उसके वही पॉइंट से एग्री करता है या नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन ये कह देना कि अगर उन्होंने इंग्लैंड में बैठ के ये बात की तो ये बात वो हो गई कि क्योंकि वो इंडियन एजेंडा को फॉलो कर रहा है, कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। नहीं सर, असल में थोड़ा सा इजाजत दें, मसला ये है, हमारे प्राइम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए यहाँ से अमेरिका गए, वहाँ पर किस तरह मुल्क को कितना लताड़ा, पाकिस्तान जितनी भी ज्यादा थी, अपने आप को छोड़ के किसी को नहीं छोड़ा कि ये चोर है, उचक्के हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो है, फलान है। वहीं पर उन्होंने हमारे एक अदारे के ऊपर, जिसकी सरबराह भी के ऊपर, लेकिन देखिए, जब कथा कलामी की माफी, मसला ये है उनको सपोर्ट करता रहा है, राइट। फिर सर मसला ये है, ईरान में देखिए, मैं आपको बात बता सुनने, ईरान में जाके उसने क्या बात, तो ये कहते हैं यहाँ पर ये बात करते या वहाँ पर ये बात करते, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये बात में फैलना था, मीडिया का दौर है आजकल, ऐसी फैसिलिटीज आ चुकी है कि जिसके लिए कोई इस किस्म की जरूरत ही नहीं है कि बात घर में कर रहे हैं तो घर में रहेगा, घर से बाहर करेंगे तो घर से निकल, राइट। लेकिन वहाँ पर है मसला, जी सर, मसला ये है
कि जब हुकूमत में थे तो उस वक्त जो बात, अब जैसे फॉर्मर DGI की बात हो रही है ज़हीरुल इस्लाम साहब की, वो बात नहीं की गई कि मुझसे इस्तीफ़ा मांगा, उस वक्त बात होती तो बात का वज़न और होता। या फॉर दैट मैटर अब जिसको डॉन लीग्स का कहा जा रहा है हमसे जो है वो कोई इंतकाम लिया गया, उस वक्त कहा गया कि ये फेलियर है जिस पे लोगों को रिज़ाइन भी करना पड़ा। खैर वो एक अपनी नौयत की बात। लेकिन ये बताइए आसिम बाजवा साहब जिनके बारे में कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत उन्होंने टॉपल की थी, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो व्हाट अबाउट आसिफ अली जरदारी साहब? PDM के प्लेटफॉर्म पे वो जमात जो इस वक्त खड़ी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ, उनके जो लीडर हैं, को चेयरमैन हैं, ही टेक्स ग्रेट प्राइड कि हमने आपको सेनेट नहीं लेने दी। और उनका ये बाकायदा उनके जो बिलावल साहब के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा हाँ ये गलती हमसे हुई। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, या लोग इस तरह जब आपके कॉल और फेल में इतना तजाद होगा तो किस तरह बिलीव करेंगे? ये जो कुछ आप अपने टाइम गुजारने के लिए, अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो ये वो बातें हैं जो पाकिस्तानी अवाम के सामने हैं, बिल्कुल वाजे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दायमा करने की जरूरत नहीं है। Let this be there with the Pakistani masses to decide as to who is right and who is wrong. किसने किस वक्त क्या काम किया और उसकी वजह क्या। आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू, मैं कोई नहीं आपसे बात इस पे करूंगी। अगर आप इस पे जवाब नहीं देना चाहते तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये क्या थोड़ा सा ज़रा आई थिंक ज़रा अनफेयर रिमार्क है कि अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, बिकॉज आवाम इस वक्त देख रहे हैं, सवाल ये सबके जहनों में उठ रहे हैं ना, स्पेशली जो पीपल्स पार्टी के हवाले से। अगेन यू वेरी, आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, इसलिए मैं नहीं उस पर कुछ कहूँगी। मैंने नेगेटिव बात नहीं की, मैंने नेगेटिव बात नहीं की असल में। जी मैंने बुनियादी तौर पर ये बात की कि आपकी रिक्वायरमेंट थी ये सवाल पूछने का, आपकी तो मजबूरी है आपने ये सवाल पूछने हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पब्लिक ने सुन लिया, वो अपनी राय बनाएंगे। चले, शैला साहिबा कह रही हैं वो जवाब देना चाह रही हैं। शैला साहिबा इस पे मुर्तज़ा नवाज खोखर साहब जो है, वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो है वो माजरत भी कर चुके हैं। जी अच्छा देखें, मैं ये एक बात समझती हूँ कि सियासतदान अगर वो समझते हैं कि उनका कोई एक्ट है और वो आइन के दायरे में कर लेते हैं, लेकिन सियासी तौर पे उसको वैल्यू नहीं होती, तो सियासतदानों में इतनी करेज है कि वो किसी जगह अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन इस हुकूमत में जो हुआ कि चेयरमैन के इंतखाब के वक्त चेयरमैन एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप के लिए, शैला साहिबा खड़े होने में तो जिस पे आज आर्टिकल 6 की बात हो रही है, एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप के लिए कहा अगर माफी मांग ली तो ठीक है। देखिए उस पे आर्टिकल 6 नहीं लगता, आप किसी भी माहिर कानून से पूछ लें, उस पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही शैला साहिबा, आपने कल स्पीच नहीं सुनी ना, आर्टिकल 6 की बात नवाज शरीफ साहब ने की, बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराने की, तो मैं तो उस पर कह रही हूँ जरदारी साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी दुआ दी थी और फिर उन्होंने कहा सेनेट नहीं लेने दूंगा। इस पे मुस्तफा साहब जो है वो अपोलोजाइज भी कर चुके हैं, तो मैं तो वो कह रही हूँ इट्स एन अनडेमोक्रेटिक स्टेप। ओपन बात थी और उसको आईनी तरीके से किया। अगर सियासी तौर पे गलत था उसकी माजरत हो गई, लेकिन जो अभी हुआ सेनेट में चेयरमैन के वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कि जब खड़े हुए तो सबके ज़मीन मरे हुए थे और जब हिडन बात आई तो सबके ज़िंदा हो गए। फिर जो सबने देखा कि अभी जो ताज़ा एक वाक़या हुआ कि जिसमें जो है स्पीकर का क्या रवैया था, ये क्या चीज़ें, ये क्या चीज़ें, इस पे भी कभी बात होनी चाहिए ना, बल्कि हमेशा बात होनी चाहिए। बल्कि कहा जाता है अपोजिशन नाकाम हो गई, नहीं अपोजिशन ने चेहरे से नकाब नोच दिया कि जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था जब अंदर ये हो रहा है। तो ये बातें जो होती हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम गलती करते हैं तो हम उसे मानते हैं, बाकी तो मानते ही नहीं। हमारे लीडर्स का जुडिशल मर्डर हो गया, कोई माना ही नहीं। हमारे वजीर आजम को जो है इलीगली घर भेज दिया गया, कोई माना ही नहीं। हमारे ऊपर जो है वो मेमो गेट वाला मसला बना, कोई माना ही नहीं। उस वक्त हमें इक्वल जो है वो राइट नहीं मिला। PMLN भी वही खड़ी थी, PMLN भी मेमो गेट में जो है PMLN मेमो गेट में PMLN भी खड़ी थी। बिल्कुल, बस मसला ये सियासी गलती की बात नहीं कर रही मैं वैसे बात कर रही हूँ, सियासी गलती की, मैं उनकी सियासी गलती की बात नहीं कर रही, मैं तो इदारों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इंसाफ नहीं दिया। सियासी गलती अगर आप अपने बेनिफिट के लिए करें तो वो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, आप माफी उस पे मांग लें वो ठीक है। अनडेमोक्रेटिक स्टेप जानते बूझते हुए आप लें, बट दैट्स ओके बिकॉज़ उस वक्त आप फैसिलिटेट हो रहे हैं, फिर आप कहते हैं सिस्टम वीक हो रहा है। सियासतदान अगर आइन की आइन की हुदूद में कोई गलती कर रहा है और फिर भी माफी मांग रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन डिक्टेटर तो आइन फाड़ के आ रहा है।
अदालतें तो आइन के गलत कर रहे के फैसले दे रही हैं। चले again what I'll say is with all due respect, two wrongs do not make a right. Two wrongs do not make a right. कमल साहिबा, आपसे क्योंकि बार बार जनरल बाजवा साहब जो हैं सीपेक अथॉरिटी के हमारे जो चेयरमैन हैं उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्या आप समझती हैं कि इस वक्त, और मैं ये जनरल साहब से पूछूंगी, क्या आप समझती हैं कि उनकी वजह से एक पूरी इंस्टीट्यूशन जो है उनको एक जवाब बना के जो है वो पूरी इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है, तो जो सारी मॉरल हाई ग्राउंड पे चीजें मांग रही है ऑपोजिशन वो दे देनी चाहिए? देखिए जी, उन्होंने जिस वक्त ऐसे पीएम बने थे और हमने ये ट्रेंड सेट किया था, तमाम ऐसे पीएम्स ने ऑनलाइन अपनी हर चीज डाली और उसके बाद से इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। मैं सिर्फ एक दो चीजों को रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्स हैं, थोड़े से चेक कर लें। अभी भी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनकी सिलेक्शन करने वाले नवाज शरीफ साहब खुद हैं। जिस तरह जनरल मुस्तफा साहब ने बयान किया है कि पहले वो लेकर आते हैं लोगों को, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन शायद ये होती है कि जो खुली छुट्टी उनको मिल जाए वो वायलेशन करते रहे, करप्शन करते रहे, लेकिन कोई पकड़े ना उनको। अनफॉर्चुनेटली आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को हाईलाइट किया है, क्योंकि एजेंसीज और उनके रडार पे होती है सारी चीजें। जिस वक्त इनकी करप्शन पकड़ी जाती हैं या वो हाईलाइट होती हैं, ये उनके खिलाफ हो जाती है। शैला रजा साहिबा बड़ी लंबे चौड़े दावे कर रही हैं। मैं याददाश्त के लिए सिर्फ इतना बता दूं, जरदारी साहब ने बहुत सारे मौकों पे इसी किस्म के यू टर्न्स लिए हैं और हिस्ट्री में बहुत दफा किया है। पहले भी उन्होंने एक दफा इसी टाइप की बात की। कौन सी ऐसी बात है? यू टर्न चैंपियंस की जमात मैं जरा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मैं जरा जनरल मुस्तफा से जल्दी से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जनरल मुस्तफा साहब, क्या आप समझते हैं जो जनरल बाजवा साहब पे तनकीद हो रही है हाई मॉरल ग्राउंड लेके, उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को उस पे जो है वो जवाब उसको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जनरल बाजवा की जो बात थी वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है बात। आई डोंट थिंक सो आर्मी शुड रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और जो which is frankly coming from somewhere else. तो इसलिए जनरल बाजवा को या उनके इंस्टीट्यूशन को ये बात करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने आज बात कर दी बिल्कुल ठीक था। He stands with his army, he stands by his chief army staff. उन्होंने बाकायदा फौज की तारीफ भी की है, फौज के बारे में जो। जनरल साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट है। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमल साहब आपका, जनरल कादर बलूच साहब आपका और शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही, उसमें ही लगता है कि कल की तकरीर को लेके ही एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। हमने अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो सवाल उठाए उससे भी आपको नज़र आ रहा होगा, पीएमएलएन के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है, जिसको वो कंट्रोल करने में नाकाम है, ऑपोजिशन नहीं। सो लेट्स होप कि वो उस पर काबू पा लें। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।